जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम कैप्सूल। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि कक्षा 8 क्लास के ज्योग्राफी टोटल चैप्टर एक ही क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग को माइंड में चलता होगा 6 और 7 कहाँ गया, तो ऑलरेडी क्लास अपलोड हो गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मैं लिंक डाल दिया हूँ, वहाँ से ओपन आप आसानी से कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टोटल 6 चैप्टर, संसाधन, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। देन उसके बाद दिया गया है कि खनिज एवं शक्ति संसाधन, उसके बाद कृषि है, उद्योग है और मानव संसाधन है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाई स्टेप हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट ही आपका पॉइंट दे दिया गया है चैप्टर 1 में कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकता को पूरा करने के लिए, मेन पॉइंट यही है कि आवश्यकता को क्या करने के लिए, तो पूरा करने के लिए याद रखिएगा यूज किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग संसाधन बोलते हैं। ठीक है, या फिर बोलते हैं किसी वस्तु की उपयुक्तता उसे संसाधन बनाती है। किसी वस्तु की उपयुक्तता क्या बनाती है, संसाधन बनाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है कि संसाधन कितने टाइप के होते हैं। तो प्राकृतिक वजह होता है जो गॉड के द्वारा, मानव होते हैं संसाधन, मानव निर्मित, और मानव खुद में एक संसाधन होता है। इस तरह से आप यहाँ से देख सकते हैं। अब पॉइंट आ जाता है कि प्राकृतिक संसाधन कितने टाइप के होते हैं। एक नवीकरण होता है, एक अनवीकरण होता है। प्राकृतिक संसाधन कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं, नवीकरण अनवीकरण। अब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि आखिर नवीकरण अनवीकरण में दोनों में क्या फ़र्क है। सबसे पहले देखते हैं कि अनवीकरण का मतलब क्या होता है। तो देखिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारे अनवीकरण में आ जाता है। अनवीकरण का मतलब होता है, नवीकरण का मतलब होता है कि एट ए टाइम जल्दी से वो निर्मित हो जाता है। एक लेखा से बोला जाए तो कभी नहीं ख़त्म होता है। जैसे आप माइंड में लाओ ना, हवा हो गया, पानी हो गया, ये सारे चीज़ ख़त्म नहीं होता है। देखिए अगर डीप में देखा जाए तो ख़त्म होता है, ठीक है, इसको बचा कर रखना आगे के लिए, भविष्य के लिए। लेकिन अगर देखा जाए तो वो ख़त्म नहीं होता, उसी को बोला जाता है नवीकरण बोला जाता है। तो फ़र्क आप लोग समझ गए होंगे नवीकरण और नवीकरण में क्या होता है। एक बार मैं बता देता हूँ। देखिए नवीकरण का मतलब नहीं ख़त्म होने वाला, अनवीकरण का मतलब ख़त्म हो जाने वाला। अभी क्लास के अकॉर्डिंग यही आप माइंड में रखिएगा, जल्दी से क्वेश्चन पकड़ में आएगा। क्या बोला हूँ, अनवीकरण का मतलब नवीकरण नहीं होता है, नव निर्मित नहीं होता है। जैसे देखिए जल्दी से नहीं होता है पेट्रोलियम, अब कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सब अनवीकरण में आ जाता है, यानी कि एट ए टाइम जल्दी से ये निर्मित नहीं करता है। मानव निर्मित आपके माइंड में आता होगा तो ये हो जाएगा सड़क, पुल, वाहन, मशीन वगैरह। ये एक चीज़ नहीं इसमें दिया गया है। ठीक है, नवीकरण का मतलब क्या होता है, तो आपका आ जाता है जो कभी नहीं ख़त्म है। देखिए ना, वायु नहीं ख़त्म होता है, पानी ये नहीं ख़त्म होता है, तो ये सारे के सारे आ जाएगा नवीकरण में आ जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ से देखिएगा, दिया गया कि किसी देश के लोगों की संख्या और योग्यता क्या कहलाती है, तो यही तो होता है कि मानव संसाधन कहलाता है। ठीक है, मानव संसाधन, जब तक मानव के पास कोई स्किल नहीं होता है तो क्या ही वो किसी चीज़ को बनाएगा, सोचेगा। ठीक है, तो संख्या और प्लस योग्यता भी उनके पास होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, सतत पोषणीय का मतलब होता है संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करते हुए भविष्य के लिए बचाना उसी को। जैसे कहने का मतलब मेरे पास पानी है, मैं पानी की यूज कर रहा हूँ और बाकी को बचा कर रख रहा हूँ आने वाले भविष्य के लिए, सतत पोषणीय विकास में आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। नवीकरण का मतलब नहीं ख़त्म होने वाला है। ठीक है, अनवीकरण का मतलब ख़त्म होने वाला, जैसे प्राकृतिक गैस भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कोयला भी, पेट्रोलियम भी। चलिए हम लोग आते हैं सेकेंड चैप्टर, और सेकेंड चैप्टर में दिया गया है कि भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव। सबसे पहले ही पॉइंट आ गया है कि तंजानिया नामक स्थान कहाँ पे, तो याद रखिएगा ये अफ्रीका में होता है। तंजानिया कहाँ पे है, तो आइएगा तो अफ्रीका में एक बार में मिल जाएगा तंजानिया। ठीक है,
देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए तांजानिया आपको मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ दिखता होगा तांजानिया, ठीक है, तो ये आपका अफ्रीका है, तो तांजानिया आसानी से आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के कितने परसेंट भाग पर निवास करते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 30%। 100% होता है वो मेरे काम के नहीं है, आपके काम के नहीं है, दुनिया के काम पे नहीं है। 90% जो जानता होता है, समझ लीजिए कि ये पूरा धरती है, इसमें ये जो हो गया 30%, इतना ही पे आपका 90% रहता है, बाकी में 10% ये चीट चाट कहीं पे होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि भूपृष्ठ का कितना परसेंट भाग जो होता है स्थल होता है, तो याद रखिएगा ये 30% ही होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भूमि को साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है, तो सामुदायिक भूमि को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा सामुदायिक भूमि को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि तापमान परिवर्तन तुषार क्रिया पौधे, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप के द्वारा अनावरित शैल का टूटना या क्षय होना, उसी को तो अपक्षय बोलते हैं। कोई भी चीज़ टूटता है, ये सारे के जितने नाम दिया गया ये टूटते रहता है, उसी को अपक्षय बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि मृदा, क्या दिया गया है, तो यहाँ से ध्यान से देखना है आपको कि मृदा की ऊपरी परत बनी होता है तो ह्यूमस और वनस्पति के, क्या बनी रहती है, तो ह्यूमस और वनस्पति के, याद रखना है। क्या चीज़ यहाँ पे दिया गया है, दिया गया है कि मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के प्रमुख कारक कौन है, तो ये मानवीय है और प्राकृतिक कारक है, ठीक है, याद रखना है। पौधे के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इसे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है, उसी को तो बोलते हैं मल्च बनाना, ठीक है। जैसे देखिएगा गांव में पुआल वगैरह होता है, बोरा होता है, किसी भी चीज़ से ढक दिया जाता है। जैसे देखिएगा ना, बारिश वगैरह के दिन आ जाता है तो ढक दिया जाता है ताकि मिट्टी वहाँ का नहीं यहाँ से वहाँ पे जाए। अच्छा, वेदिका फार्म कहाँ बनाए जाते हैं, तो तेज ढाल वाले स्थान पे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वेदिका फार्म कहाँ पे बनाए जाते हैं, तेज ढाल वाले स्थान पे। एक और पॉइंट है, समुच्च जुताई कहाँ की जाती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहाड़ी ढाल पर खेती के लिए समुच्च जुताई की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि तटीय प्रदेश और शुष्क प्रदेश में पवन को गति के लिए वृक्षों के कतार में लगाया जाता है, इसको रक्षक मेखलाएँ कहा जाता है। तटीय प्रदेश और शुष्क प्रदेश में पवन की गति को रोकने के लिए वृक्षों को कतार में लगाया जाता है, इसको रक्षक मेखलाएँ कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन है, तो मैं बोला था ना जो नहीं खत्म हो, जल खत्म नहीं होने वाला है तो नवीकरण हो जाएगा, यानी कि एक लेखा से आप बोल सकते हैं जल्दी से नव निर्मित हो जाता है, यानी कि नया निर्मित होता है। जल की बचत के लिए आजकल किस प्रकार की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ड्रिप सिंचाई के बढ़ावा दिया जा रहा है। शुष्क प्रदेश में प्रमुख वनस्पति, तो शुष्क जहाँ पे गर्म बारिश नहीं हो वहाँ कटीली और गुल्म प्रकार के झाड़ियाँ पाई जाती है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है टुंड्रा प्रदेश की प्रमुख वनस्पति, तो ये जो होता है मॉस लाइकेन, ये दोनों टाइप के होता है, टुंड्रा टाइप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संस्था प्राणी और पक्षियों के अनेक जाति की सूची तैयार करती है, तो CITES, ठीक है, क्या होता है CITES, इसको बोलते हैं द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ठीक है। आज क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पशुओं की कितनी प्रजाति को CITES में संकटग्रस्त माना है, तो ये याद रखना है 5000।
वहीं पौधे की कितनी प्रजाति CITES संकटग्रस्त में 28,000, याद रखना है 28,000। दोस्तों यहाँ से हम लोग देखेंगे 3 नंबर चैप्टर, और 3 में दिया गया है खनिज और शक्ति संसाधन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिया गया कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो उसको खनिज कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है खनिजों की पहचान का मुख्य आधार क्या होता है? रंग होता है, घनत्व उसका डेंसिटी होता है, कठोरता होता है, रासायनिक गुण होता है। दिया गया कि पृथ्वी पर लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो ये 3000। एक और पॉइंट है कि खनिज में सेल में खनिजों का खनन किया जाता है, क्या कहलाता है? तो ये खनन किया जाता है ना, वो AX कहलाता है। ठीक है। दिया गया है कि अब तक लगभग कितने खनिजों की पहचान की जा चुकी है? तो 2800। एक और पॉइंट है दोस्तों, चलिए दोस्तों यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि मुख्य रूप से खनिज कितने प्रकार के? तो 2 टाइप के, एक धात्विक होता है, एक अधात्विक होता है। मतलब जिसमें धातु का गुण भी पाया जाता है उसको धात्विक बोला जाता है, जिसमें नहीं पाया जाता अधात्विक। धातु उष्मा व विद्युत के सुचालक होती है। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। दिया गया है लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क आदि किसके उदाहरण हैं? ये धात्विक खनिज के। ठीक है। फिर दिया गया है कि धात्विक खनिज को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 2 टाइप के, लौह और लौह। ठीक है। देन उसके बाद दिया गया है कि जिसमें धातु के लोहा का मात्रा नहीं पाया जाता है वो अलौह होता है धातु। चांदी, सोना, तांबा किस प्रकार के धात्विक खनिज है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अलौह प्रकार के। ठीक है। इसमें लोहा की मात्रा नहीं होती है। दिया गया है कि वो खनिज जिसमें धातु नहीं पाई जाती है और धात्विक खनिज कहा जाता है। चूना, पत्थर, अभ्रक और जिप्सम किस प्रकार के खनिज है? तो अधात्विक है, अधात्विक है। ठीक है। यहाँ से देखेंगे कोयला, पेट्रोलियम किस प्रकार के खनिज है? तो अधात्विक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि खनिजों का खनन किस विधि से किया जाता है? तो ये प्रवेदन या आखन। ठीक है। आखनन, प्रवेदन और आखनन के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सेल खनिज को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन होता है। ठीक है। और ये नेक्स्ट पॉइंट है कि जो खनिज कम गहराई पर उपस्थित हो और पृष्ठीय स्तर को हटाकर, जैसे उंगली से भी हटा सकते हैं, छोटा सा हथियार से हटाकर निकाले जाते हैं, उसको विपरीत खनन बोला जाता है। यानी कि ऊपरी ऊपरी जो होता है उसी को बोला जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिक गहराई में स्थित खनिज को निकालने की खनन को क्या बोला जाता है? तो ये कूपकी खनन बोला जाता है। वहीं अगर बोल दिया जाए कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो धरातल में बहुत नीचे पाई जाती है, याद रखना है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये नीचे पाई जाती है, उसे निकालने के लिए गहन कुआं की खुदाई की जाती है, जिसे प्रवेदन कहा जाता है, प्रवेदन कहा जाता है। अच्छा, दिया गया है कि धात्विक खनिज किन चट्टान में पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है अग्नि चट्टान और रूपांतरित चट्टान में। अग्नि और रूपांतरित चट्टान में पाए जाते हैं। यहाँ से देखेंगे उत्तरी स्वीडन में कौन सा खनिज पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, बस इतना याद रखना है। ओंटारियो कनाडा में पाया जाता है, तांबा और निकेल पाया जाता है। वहीं अगर अफ्रीका में बोल दिया जाए, लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम हो जाएगा। ठीक है। ईंधन खनिज कोयला, पेट्रोलियम किस चट्टान में पाए जाते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अवसाद में पाया जाता है, अवसादी चट्टान में। चीन और भारत के पास कौन सा खनिज सबसे ज़्यादा है? तो ये लोहा है। विश्व में अग्रणी 3 उत्पादन में अगर पूछा जाए तो 3 चीन हो जाएगा, मलेशिया, इंडोनेशिया। ठीक है, याद रखना है। एशिया में कौन सा प्रमुख खनिज पाए जाते हैं?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जास्ता और तांबा याद रखना है। एशिया में कौन कौन सा पाया जाता है? तो मैग्नीज हो गया, बॉक्साइट हो गया, निकेल, जास्ता और तांबा हो गया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व का कौन सा देश जहाँ कोई ज्ञात खनिज नहीं पाया या निक्षेप नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, आपको याद रखना है। विश्व में लोहा की अग्रणी एकदम टॉप स्थान पे, तो याद रखना है यूरोप। वहीं 3 बोलेगा तो चीन याद रखना है। यूरोप में 3 देश में विशाल लोहा निक्षेप, तो रूस, ठीक है। जब यूरोप जब आगे है तो यूरोप में कौन कौन से देश? रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस याद रखना है। ठीक है। अब देखिएगा इसमें दिया गया है कि चिली और पेरू किसका उत्पादन में अग्रणी है? तांबा की याद रखिएगा। चिली और पेरू जो होता है तांबा में आगे है टॉप स्थान पे। अच्छा, दिया गया है कि विश्व में 3 सबसे बड़ा कौन है? विश्व में 3 का सबसे बड़ा उत्पादन अगर पूछा जाए, ठीक है, तो ब्राज़ील और बोलिविया याद रखिएगा। ठीक है। सबसे दुर्लभ हीरा कौन? तो ये हारा हीरा होता है। पूछेगा कि सबसे दुर्लभ हीरा कौन सा है? तो हारा हीरा हो जाएगा। विश्व का प्राचीनतम चट्टान कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। वहीं क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विश्व का प्राचीनतम चट्टान कितने वर्ष? तो ये 430 वर्ष याद रखना है, करोड़। अच्छा, विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन, तो याद रखना है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कौन सा क्षेत्र सोने के सबसे बड़ा उत्पादन है? तो कार्ल गुर्ती और एक वुल्फ गार्डे याद रखना है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन, ठीक है, ये क्वार्ट्ज याद रखिएगा। एल्युमिनियम किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो ये बॉक्साइट के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि हवाई जहाज़ बनाने में मुख्य किस धातु का यूज किया जाता है? एल्युमिनियम का। वहीं खनिज किस प्रकार के संसाधन है? तो अनवीकरण यानी कि खत्म होने वाला। ठीक है। ऊर्जा संसाधनों को किस रूप में विभाजित किया जाता है या किया जा सकता है? परंपरागत और गैर परंपरागत। याद रखिएगा, परंपरागत में जो आता है कोयला आ जाएगा, पेट्रोलियम आ जाएगा और प्राकृतिक गैस। अब देखिए, अनवीकरण में जो आता है वहीं परंपरागत में आता है सेम। कोयला से प्राप्त विद्युत को कौन सी ऊर्जा कहा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तापीय बोला जाता है। विश्व के अग्रणी कोयला उत्पादन देश कौन सा है? तो ये चीन हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा, रसिया हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के प्रमुख कोयला उत्पादन देश कौन सा है? रानीगंज, ठीक है, पश्चिमी बंगाल याद रखिएगा, ठीक है, झरिया याद रखना है, धनबाद और बोकारो झारखंड याद करना है। ठीक है, इतना ही तो याद रखना है। रानीगंज पश्चिम बंगाल, झरिया धनबाद और बोकारो ये झारखंड। अच्छा, याद रखना है, ठीक है, झरिया धनबाद और बोकारो याद रखना है। पेट्रोलियम के प्रमुख उत्पाद है डीजल है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, मोम है, प्लास्टिक और स्नेहक है, याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक। ये उत्पादन था उत्पादक, कौन उत्पादक करता है, प्रोडक्शन करता है? ईरान, इराक, सऊदी अरबिया और कतर। एकदम इसको दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत में पेट्रोलियम का मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो असम में डिगबोई, मुंबई में मुंबई हाई और कृष्ण और गोदावरी, ठीक है, कृष्ण और गोदावरी याद रखना है, ये आपका डेल्टा हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या दिया गया है दोस्तों? तो इसमें दिया गया है ना कि प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक राज्य, तो यूएसए, रूस, ईरान, उसके बाद याद रखना है कतर, चीन,
कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और नीदरलैंड याद रखना है। प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादन अगर प्राकृतिक गैस के पूछेगा तो यूएसए, रूस, ईरान, कतर, चीन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और नीदरलैंड। अच्छा देखना है भारत में प्राकृतिक गैस के उत्पादन क्षेत्र, तो मुंबई हाई भारत के लिए बोलेगा तो इंडिया के लिए कृष्ण गोदावरी बेसिन, त्रिपुरा, असम याद रखना है। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पादन याद रखिएगा ये नॉर्वे। भारत में जल विद्युत उत्पादन क्षेत्र देखिएगा तो भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन, उसके बाद दामोदर नदी घाटी परियोजना। एक और याद रखिएगा सौर ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन है, तो याद रखिएगा गैर परंपरागत संसाधन। ठीक है, गैर परंपरागत संसाधन। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है कि गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन कौन है, तो गैर जब आ जाएगा ना ये खत्म नहीं होने वाला, पवन, सौर, ज्वारीय, परमाणु, बायोगैस और भूताप, ये याद रखना है, ये सारे गैर परंपरागत में आ जाएगा। अच्छा दोस्तों यहाँ दिया गया है कि परमाणु ऊर्जा केंद्र रेडियो सक्रिय पदार्थ से प्राप्त की जाती है, यूरेनियम और थोरियम याद रखना है। उसी के साथ याद रखना है कि परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन कौन सा है, प्रोडक्शन करता है, तो यूएसए करता है, यूरोप करता है। परमाणु ऊर्जा का कौन करता है, यूएसए और यूरोप। लेकिन मुझे क्वेश्चन पूछना था कि भारत में किन राज्यों के पास यूरेनियम के विशाल भंडार है, तो याद रखना है राजस्थान, झारखंड। उसी तरह याद रखना है कि भारत में थोरियम कहाँ पाया जाता है, ठीक है, तो केरल के मोनाजाइट याद रखना है, केरल के मोनाजाइट। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों यहाँ कि भारत में परमाणु ऊर्जा के प्रमुख केंद्र, तो याद रखना है कि तमिलनाडु के कलपक्कम, महाराष्ट्र के तारापुर, राजस्थान के कोटा में के निकट एक राणा प्रताप सागर, यूपी में नरोड़ा और कर्नाटक में कैगा है। ठीक है, तो यहाँ पे ख़त्म होता है और यहाँ से हम लोग देखेंगे फोर्थ चैप्टर, और फोर्थ चैप्टर में दिया गया है कृषि। देखिएगा आर्थिक क्रिया कितने प्रकार के होती है, तो दोस्तों 3 प्रकार के होती है, एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीय होता है, एक तृतीय होता है, बात खत्म। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राथमिक क्रिया में कौन कौन सी क्रिया शामिल है, तो देखिएगा कौन कौन सी क्रिया शामिल है, तो दोस्तों प्राकृतिक संसाधन के उत्पादन और निष्कर्षण से संबंधित कृषि, मत्स्य पालन, ठीक है, ये सारे चीज़ इसमें आ जाते हैं। ठीक है, प्राथमिक में प्राथमिक कृषि भी कीजिएगा तो प्राथमिक में आता है, मत्स्य पालन भी कीजिएगा, मुर्गी पालन, बकरी पालन, ये सारे आ जाते हैं। अच्छा द्वितीय में दोस्तों क्या आता है, तो उद्योग से रिलेटेड, जैसे दिया गया ना कि संसाधन में प्रसंस्करण से संबंधित, जैसे कि विनिर्माण उद्योग से रिलेटेड आ जाएगा। वहीं दिया गया है कि प्रतिक्रिया में कौन से उद्योग शामिल है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक द्वितीय आधारित उद्योग को सेवा प्रदान करने वाले। और नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि यातायात, व्यापार, बैंक, बीमा आदि किस प्रकार के, तो ये सेवा क्षेत्र से संबंधित है, सेवा क्षेत्र से याद रखिएगा। दिया गया है विश्व के कितने % लोग कृषि से संबंधित है, तो दोस्तों याद रखिएगा ये 50%। सेरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है, तो रेशम का। पिसिकल्चर में मत्स्य पालन का। विटीकल्चर में तो अंगूर कि जिससे कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग किया जाता है, उसे जैविक कृषि कहा जाता है। कृषि कितने प्रकार के, एक निर्वाह होता है, एक वाणिज्य होता है, याद रखना है। ठीक है, स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में क्या कहा जाता है, तो जूमिंग कृषि कहा जाता है। उसी तरह स्थानांतरित कृषि को मैक्सिको में क्या कहा जाता है, तो मिल्पा कहा जाता है। ब्राज़ील में रोका कहा जाता है, मलेशिया में लदांग कहा जाता है। ठीक है, भारत में रोपण कृषि का उदाहरण देखिएगा तो ये चाय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है
कि उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय यह प्रदेश का मुख्य आहार क्या है, तो ये चावल है। चावल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त रहती है, जलोढ़ मिट्टी। विश्व में चावल उत्पादन में अग्रणी यानी कि प्रथम स्थान ये चाइना के आती है, याद रखिएगा। ठीक है, गेहूं के फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो दोमट। उसी तरह पूछ दिया जाता है कि भारत में गेहूं की कृषि कब की जाती है, तो शीत ऋतु में की जाती है। ठीक, कपास की खेती काली और जलोढ़ मिट्टी में। सुनहरा रेशा किसको बोलते हैं, तो पटसन को कहा जाता है, पटसन को कहा जाता है सुनहरा रेशा। ठीक है, उसी तरह पटसन की खेती के लिए कौन सी मिट्टी, पटसन की खेती के लिए तो ये जलोढ़ मिट्टी, याद रखिएगा। कौन से देश पटसन की खेती में अग्रणी है, टॉप है, तो भारत और बांग्लादेश, याद रखिएगा। कॉफ़ी की खेती में देखिएगा कौन से मिट्टी का यूज किया जाता है, तो दोमट मिट्टी। कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी कौन सा है, तो ब्राज़ील है, ब्राज़ील है। इस पॉइंट को याद रखना है आपको। यहाँ से देखेंगे 5 नंबर चैप्टर, और चैप्टर का नाम है उद्योग। ठीक है, जिस उद्योग में कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित की जाती है उसी को विनिर्माण बोला जाता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आकार के आधार पर उद्योग को कितने टाइप में, तो एक लघु, एक बृहद यानी कि बड़ा, एक छोटा। फिर दिया गया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड किस प्रकार के स्वामित्व के उद्योग है, तो ये सार्वजनिक है। सार्वजनिक का मतलब होता है कि सरकार के 50% से अधिक अगर सरकार निवेश करता है तो ये सार्वजनिक हो जाता है। सहकारी क्षेत्र के उद्योग कौन सा होता है, तो आनंद, मिल्क, सोडा, डेयरी, ये सब सहकारी में आता है। अच्छा, उभरते हुए उद्योग को क्या बोलता है, उभरा यानी कि सनराइज। ठीक है, भारत में इस्पात उद्योग के केंद्र कौन सा है, भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो। ठीक है, इस्पात के लिए कौन कौन है, भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो। अच्छा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि 1957 में भारत एकमात्र उद्योग कौन सा था, 1957 में भारत का एकमात्र उद्योग, तो याद रखिएगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। अच्छा, याद रखिएगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है, तो निजी स्वामित्व। ठीक है, यानी कि निजी एक पर्सन का है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भद्रावती और विजयनगर इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है, याद रखिएगा। कहाँ पे स्थित है, तो दोस्तों कर्नाटक में है। नेक्स्ट है कि विशाखापट्टनम इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। अच्छा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड जिसको टिस्को बोला जाता है, की शुरुआत झारखंड में, याद कीजिएगा। कहाँ पे, तो झारखंड में, हमेशा माइंड में आप लोग को रखना है। दिया गया है झारखंड में, वहीं वो स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम के समीप सांची एक जगह है, वहीं पर 1907 में टिस्को की शुरुआत हुआ था। झारखंड का सांची नामक स्थान वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो जमशेदपुर के नाम से। अच्छा, देखिएगा सुखराज अमेरिका का प्रमुख इस्पात नगर है, कहाँ पे, तो पीटर्सबर्ग, याद रखिएगा। कौन सा है, तो पिट्सबर्ग। ठीक है, इसको बोला जाता है सुखराज अमेरिका का प्रमुख इस्पात नगर कौन सा है, तो याद रखिएगा ये पिट्सबर्ग। अच्छा, दिया गया कि वस्त्र बनाने के लिए किन किन का उपयोग किया जाता है, कपास, ऊन, सिल्क, जूट, पटसन, ये सब का यूज किया जाता है। अच्छा, दिया गया है नेक्स्ट, याद रखिएगा प्राकृतिक रेशे कौन सा है, तो ये ऊन हो जाएगा, सिल्क हो जाएगा, कपास, लिनन और जूट हो जाएगा। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका प्राकृतिक रेशे में कौन कौन हो जाएगा, तो ऊन भी हो जाएगा, सिल्क भी हो जाएगा, कपास, लिनन, ठीक है, जूट भी हो जाएगा, ये सब होता है। ठीक, नेक्स्ट है दिया गया है कि मानव निर्मित अगर पूछा जाए तो देखिए नायलॉन कंपनी में एक बनता है, ये अपने से बनाया जाता है, पॉलिस्टर, एक्रिलिकल या एक्रिलिक, रियोन, ये सब आता है। अच्छा,
मलमल कहाँ प्रसिद्ध था, ये ढाका याद रखिएगा। अच्छा, मछलीपट्टनम में कौन सी वस्तु प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा छिंद के जो वस्त्र होता है वहीं। कालीकट में कौन सा, तो याद रखिएगा कैलिको, ठीक है, कैलिको। और सुनहरी जरी कहाँ प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा बुरहानपुर, सूरत और बड़ोदरा याद रखिएगा, ठीक है, कहाँ पे, बड़ोदरा। देखिएगा एक क्वेश्चन है कि पहले आधुनिक सूती वस्त्र मिल मुंबई में कब स्थापित हुआ, 1854 में, 1854 में। क्वेश्चन कोई पूछेगा सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला आपका मुंबई में वस्त्र मिल कहाँ स्थापित कब हुआ, तो देखिए मुंबई में हुआ 1854 में, याद रखना है, कहाँ पे, मुंबई में 1854 में। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है कि देश में प्रथम वस्त्र उद्योग का स्थापना कहाँ और कब, तो याद रखिएगा कहाँ का मतलब हो गया, एक 1818 कलकत्ता के समीप, याद रखिएगा गुलास्टर में, ठीक है। अहमदाबाद में प्रथम सूती मिल, ठीक है, तो 1859 में, ठीक है। अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे, साबरमती नदी के किनारे, याद रखिएगा अहमदाबाद, ठीक है। उसी तरह याद रखिएगा भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। जापान में सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र ओसाका हो जाएगा। चलिए हम लोग लास्ट और नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, मानव संसाधन, ठीक है, ये 8 क्लास का लास्ट चैप्टर होगा, मानव संसाधन। भारत में मानव संसाधन मंत्रालय की स्थापना 1985 में कब किया गया था, 1985 में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरू हुआ था। भारत का जनसंख्या घनत्व की देखा जाए तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर में, विश्व का देखा जाए तो 51, ठीक है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसी तरह देखा जाए तो 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब थी, ठीक है, और 1959 में देखिएगा विश्व का कितना हो गया, 3 अरब हो गया। विश्व की जनसंख्या 6 अरब कब हुआ, तो 99 में, याद रखिएगा, ठीक है, 1999 में। जनसंख्या के वृद्धि दर का मुख्य कारण क्या होता है, तो खाद्य आपूर्ति और औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना और जन्म दर बढ़ना, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन है कि एक देश में जन्म दर मृत्यु दर के बीच के अंतर क्या होता है, तो प्राकृतिक वृद्धि होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। दिया गया यहाँ पे वे लोग जो देश छोड़ के जाते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं या जाते हैं, उसके उत्प्रवास बोला जाता है, ठीक है, और जो लोग देश में आकर रहते हैं उसको अप्रवास बोलते हैं। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।